अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन बहुत तफसील के साथ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम खसूसियात पढ़ेंगे एसिड्स की। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर खसूसियात तो आप हमें पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो बेटा वहाँ हमने उनकी तबई ख़वास पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम उनके कीमियाई ख़वास पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह एसिड्स जब किसी और के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार होगा, आप लोगों ने इसको गौर से सुनना और समझना है। तो चलें, वक्त नहीं ज़ाया करते, आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। जी, तो अज़ीज़ तलबा, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है एसिड्स की आम खसूसियात। बच्चों, इसमें दो तरह की खसूसियात का ज़िक्र होगा। एक हैं तबई खसूसियात यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और एक हैं कीमियाई खसूसियात जिनका ताल्लुक़ होता है कीमियाई रिएक्शंस के साथ। बच्चों, जो इसकी तबई खसूसियात हैं वो तो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत तफसील के साथ पढ़कर आ चुके हैं। आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं उनका खट्टा जायका होता है। इसके अलावा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारी स्किन को जला देते हैं, और ये हमने पढ़ा था कि उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से जब हम करंट पास करते हैं तो करंट पास कर जाता है। गोया साबित हुआ कि एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये सारी तबई खसूसियात हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। बच्चों, आज के टॉपिक में हमारा जो ताल्लुक़ होगा उसकी कीमियाई खसूसियात के साथ। तो हमारा ताल्लुक़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ होगा। बच्चों, कीमियाई खसूसियात हम उसकी पढ़ेंगे। यानी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि अगर हम एसिड का रिएक्शन किसी और चीज़ के साथ करवाते हैं तो आया एसिड उसके साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, ये पहला सवाल है। और अगर एसिड उसके साथ रिएक्शन कर जाता है तो किन हालात में करेगा, ये दूसरा सवाल है। और अगर रिएक्शन कर ही गया है तो फिर वो क्या बनाएगा, ये तीसरा सवाल है। तो इसके हवाले से बच्चों याद रखें, मैं आपको थोड़ी सी आसानी आपके लिए पैदा कर देता हूं। बच्चों, मैं आपके सामने ना कुछ रिएक्शन स्कीम्स जो है ना बेटा, मैं आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक चीज़ हमारे पास है और हम उसका रिएक्शन किसी दूसरी चीज़ के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा। तो ये जो रिएक्शन स्कीम्स है ना बच्चों, इस टॉपिक में भी आपको मदद देंगी, इसके बाद के टॉपिक्स में भी आपको मदद देंगी। हत्ता कि केमिस्ट्री में अगर आप इसके बाद इंटरमीडिएट में भी जाते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मदद देगी। तो ये रिएक्शन स्कीम्स ज़रा समझिएगा। मैं 4 से 5 रिएक्शन स्कीम्स आपको बताता हूँ, फिर हम उसके अंदर ही हमारे लेक्चर को कॉन्क्लूड करेंगे। बेटा, जो पहली रिएक्शन स्कीम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वो है कि अगर हमारे पास एसिड हो, कोई भी एक एसिड, और उसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, किसी भी बेस के साथ। एक हो एसिड, हम बड़ी तफसील में पढ़कर आए हैं ना नजरियात के अंदर, एसिड्स कौन है, बेस कौन है। तो एक हो एसिड और एक हो बेस, तो इनके रिएक्शन से हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट और पानी बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये है बड़ी आसान सी एक स्कीम। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये स्कीम है तो इसका मतलब है कि जब कभी भी एसिड का, किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करवा दिया जाए, उससे सॉल्ट बन जाता है और साथ में पानी बन जाता है।
अब इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को भी अभी मिसालों के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहली रिएक्शन स्कीम बच्चों आपने ये अपने दिमाग में बिठा लेनी। अच्छा, अब हमारे पास ना इस रिएक्शन का एक ख़ास नाम है बच्चों। इस रिएक्शन को कहा जाता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन का एक ख़ास नाम है, इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ बेटा। हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जब वो वकू पजीर होते हैं, मतलब उसमें एसिड और बेस का हम रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन उसमें सॉल्ट भी बनता है, पानी भी बनता है, लेकिन साथ में कुछ और भी बन जाता है। इसमें मैं एक छोटी सी वजाहत आपको दे दूं। मैंगनीज का रिएक्शन हम करवाते हैं, यानी मैंगनीज का जो ऑक्साइड होता है ना, जिसको मैंगनीज डाइऑक्साइड कहते हैं, उसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएं, उससे मैंगनीज का क्लोराइड भी बनता है, पानी भी बनता है, लेकिन साथ में क्लोरीन गैस पैदा हो जाती है। क्या इस सूरत में हम उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे बच्चों? हरगिज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ सॉल्ट बने और पानी बने। इसकी तफसील आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह मौजूद होगी। तो पहला रिएक्शन ज़हन में रखिएगा, एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है और पानी बनता है, और इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसको न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ तब तक कहना है जब तक पानी और सॉल्ट बन रहा है। बच्चों, अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे, दूसरी रिएक्शन स्कीम के ऊपर, कि अगर हमारे पास एसिड हो और उस एसिड का रिएक्शन हम किसी मेटल के साथ करवा दें, किसी भी मेटल के साथ करवा दें, जैसे मिसाल के तौर पे आयरन इस्तेमाल कर लें, मिसाल के तौर पे जिंक इस्तेमाल कर लिया जाए, या मैंगनीज इस्तेमाल कर लिया जाए, मैग्नीशियम इस्तेमाल कर लिया जाए, कैल्शियम है, सोडियम है, ये सारे मेटल्स हैं। अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो इसमें बेटा याद रखिएगा कि इसके नतीजे में भी सॉल्ट बनता है, और साथ में याद रखिएगा एक गैस बन जाती है, और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। तो बेटा साबित हुआ कि हाइड्रोजन गैस को हम इस तरीके से लेबोरेटरी के अंदर पैदा कर सकते हैं। तो एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाया जाए तो उससे क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। पहले बच्चों आप इन रिएक्शन स्कीम्स को समझिए, फिर मैं अचानक से इसको टॉपिक पे लाऊंगा और पूरा टॉपिक इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी सी डिटेल। वो डिटेल क्या है बेटा? वो डिटेल ये है, हमने एसिड को किस हालत में इस्तेमाल करना है, ये एक सवालिया निशान है। मिसाल के तौर पर, क्या हम एसिड को डाइल्यूट हालत में करेंगे इस्तेमाल? क्योंकि एसिड तो दो हालतों में पाया जाता है, या डाइल्यूट होता है या कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है जी, तो हम यहां पे लिख देते हैं तो या तो बच्चों, या तो एसिड क्या होता है? डाइल्यूट होता है, या क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड। सवाल ये पैदा होता है कि यहां पे हमने कौन सा एसिड इस्तेमाल करना है। आया कि हमने डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करना है या कॉन्सेंट्रेटेड। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आप हाइड्रोजन गैस बनाना चाहते हैं तो फिर एसिड कौन सा इस्तेमाल होगा? डिल्यूट एसिड। याद रखिएगा, फिर डिल्यूट एसिड इस्तेमाल करेंगे। ये बात अभी से दिमाग में बिठाएं कि अगर आप हाइड्रोजन गैस बनाना चाहते हो तो एसिड कौन सा इस्तेमाल होगा? डिल्यूट। ये पहली शर्त आ गई। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा? होगा ये कि इससे सॉल्ट तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। यानी रिएक्शन ऐसा ही होगा, सॉल्ट बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो उससे पैदा नहीं होगी। फिर क्या बनेगा?
होगा ये कि सॉल्ट के साथ पानी बन जाएगा। अब यहां बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की दोनों चीजें लिख दी हैं। तो बेटा मुकम्मल नहीं हुआ ना। सॉल्ट के साथ पानी है और पानी के साथ कोई एक गैस बन जाती है, ऑक्साइड बन जाता है असल में। ठीक है, इसका एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपको बता दूंगा, उससे आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अगर तो आप एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाना चाहते हो ताकि आप सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाओ, तो फिर तो आपको एसिड कौन सा इस्तेमाल करना है? डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करना है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करो, मेटल के साथ रिएक्शन करवाओ और हाइड्रोजन गैस बना लो, साथ में क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। मैं अभी मिसालें देके आपको क्लियर करवाता हूं। लेकिन यहां पर एक और सवाल है बच्चों, वो सवाल है कि मेटल हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ये एक सवाल आ गया। एसिड का फैसला हो गया कि डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करना है, मेटल कौन सा इस्तेमाल करना है? मेटल की तो आप छोटी क्लासेस में, नहम क्लास में 3 कैटेगरीज पढ़कर आए हो। एक होते हैं इंतहाई कम रिएक्टिव मेटल्स, एक होते हैं दरमियाने रिएक्टिव मेटल्स, और एक होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स। मिसाल के तौर पे सोडियम का शुमार होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में, पोटेशियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में इस्तेमाल होता है, कैल्शियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो दरमियाने रिएक्शन के मेटल्स हैं, जो दरमियाने रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनमें आयरन आ जाता है, उनके अंदर मैग्नीशियम आ जाता है, उनके अंदर जिंक आ जाता है, इसका शुमार होता है। और जो इंतहाई कम रिएक्टिव मेटल हैं उनके अंदर गोल्ड का शुमार होता है, प्लैटिनम का शुमार होता है, जो रिएक्ट नहीं करते, सिल्वर का शुमार होता है, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन से मेटल्स को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा जो इंतहाई कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें तो निकाल ही दो आप, क्योंकि वो तो जल्दी करके किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, तो उनको तो आप निकाल दो। ठीक है, उनको आप निकाल दो। पीछे कौन बच गए? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल और दरमियाने रिएक्टिव मेटल्स। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आप हाइड्रोजन गैस बनाना चाहते हो तो मेटल आपने दरमियाने रिएक्टिव मेटल इस्तेमाल करने, जिन्हें मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कहा जाता है। तो ये दरमियाने रिएक्टिव मेटल्स इस्तेमाल करने हैं बच्चों, क्योंकि अगर आपने यहां पे सोडियम इस्तेमाल कर लिया जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो याद रखिएगा उससे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो बच्चों स्कीम फाइनलाइज हो गई है, हम नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अगर हम एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो उससे बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन एसिड कौन सा इस्तेमाल करना है? डाइल्यूट। और मेटल कौन सा इस्तेमाल करना है? दरमियाने दर्जे का या दरमियाने रिएक्टिव मेटल को इसमें इस्तेमाल करना है। तो बच्चों अब चलते हैं कुछ मिसालों की तरफ, और उन मिसालों से फिर आपको ये दोनों रिएक्शन स्कीमें भी समझ लग जाएंगी, और हम एसिड्स की इससे मुतल्लिक 2 अहम खसूसियात भी पढ़ लेंगे। तो अब आते हैं एसिड्स की खसूसियात में। तो बेटा जो पहली खसूसियत में आपके सामने यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है एसिड और बेस का रिएक्शन। ठीक है जी, कि अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो उससे क्या बनता है। ठीक है बेटा, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं पहले ही बता चुका हूं, सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मिसाल देखिए, हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक मिनरल एसिड है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? मैंने इसकी तफसील में बताया था, किसी एक एसिड को उठा लें, किसी एक बेस को उठा लें, रिएक्शन करवा दें। तो हम यहां पे क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो बेटा ये रिएक्शन बहुत ही सादा होता है और इससे बनता है NaCl प्लस वाटर, पानी। तो एक ये रिएक्शन आपके सामने है, सादा सा रिएक्शन, और ये इक्वेशन, ये मसावात पहले से ही बैलेंस्ड है। एक दूसरी मिसाल देखें बेटा,
कि अगर हम इस तरह कर लें कि HCl की बजाय H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लें और उसका रिएक्शन करवा देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जो कि एक बड़ी अच्छी बेस है, तो जैसे ही इनका रिएक्शन होगा इसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और साथ में बनेगा पानी। तो अजीज तुलबा, ये है आपके पास दो बड़ी आसान सी मिसालें जिनके जरिए आप एसिड और बेस के रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। तो ये एसिड की प्रॉपर्टी नंबर 1। एसिड की पहली प्रॉपर्टी है कि अगर उसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा दिया जाए तो उससे सॉल्ट बन जाता है और साथ में पानी बन जाता है, और इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पर दूसरा जो रिएक्शन में आपके साथ या दूसरी खसूसियत में आपके साथ जो अब डिस्कस करने लगा हूं वो है एसिड और मेटल्स का रिएक्शन। एसिड्स और मेटल्स का रिएक्शन तो बड़ी तफसील में हमने पढ़ लिया कि सबसे पहली बात तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक हो गया? तो मैं यहां पर इस्तेमाल करने जा रहा हूं HCl, लेकिन साथ में मैं मेंशन कर देता हूं कि ये डाइल्यूट एसिड है। जब आप मसावात में उसको लिखते हैं तो आप उसको DIL वहां पर फिर उर्दू में लिखना जरूरी नहीं होता। तो हमने एसिड ले लिया जी। अब आते हैं कि दरमियाने रिएक्टिव मेटल्स में किस किस का शुमार होता है। तो बच्चों, इसके अंदर आप जिंक की मिसाल दे दीजिए, आयरन की मिसाल दे दीजिए, मैंगनीज की मिसाल दे सकते हैं और मैग्नीशियम की मिसाल दे सकते हैं। तो मैंने 4 मिसालें दे दी हैं आपको, यानी 4 मुख्तलिफ रिएक्शंस आप करवा सकते हो। तो ये रहा डिल्यूट HCl, उसमें से हम पहली मिसाल लेते हैं जिंक की। और जैसे ही हम जिंक, अब देखो डिल्यूट एसिड आ गया। डिल्यूट एसिड का मतलब है वो इतना कोई शानदार रिएक्टिव नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत कम होगी। जिंक आ गया, दरमियाने किस्म का रिएक्टिव मेटल। तो बेटा इनके रिएक्शन से बनता है जिंक क्लोराइड। बच्चों, इससे बनता है जिंक क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट, और साथ में पैदा होती है हाइड्रोजन गैस। चूंकि ये गैस का इखराज होता है तो हम इसके साथ एरोहेड लगा देते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की गैस है और हल्की गैस होने की वजह से ये ऊपर को उठेगी। तो चूंकि गैस का इखराज हो रहा है तो गैस के इखराज के वक्त हम साथ में क्या लगा देते हैं, ऊपर की तरफ एरो। जरूरी नहीं कि हल्की गैस के लिए ही लगाया जाए, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई गैस बन के निकल रही है उसके साथ आपने एरोहेड लगा देना है। बच्चों, ये मसावात बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं। आपको आप देख लें कि हाइड्रोजन 2 हैं, तो अगर मैं इसके साथ 2 लगा दूं तो ये पूरी मसावात बैलेंस हो जाती है। ठीक है जी, चलें अगली मिसाल पर आते हैं। तो हम यहां पर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं और उसका रिएक्शन करवा देते हैं। चलें मैग्नीशियम के साथ करवा देते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होता है तो बच्चों यहां पे सॉल्ट बनता है जिसका फॉर्मूला है MgSO4। इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन के खारिज हो जाती है। तो ये हैं 2 आसान से रिएक्शंस जिनके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एसिड और मेटल का रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोर्स में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाली जो रिएक्शन है मेटल के साथ वो नहीं बताई जा रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की सूरत में सॉल्ट बन जाता है
पानी बन जाता है और साथ में ऑक्साइड बन जाता है। मैंने शुरू में कहा था मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको बता दूंगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लें और उसके साथ कॉपर का रिएक्शन करवा लें। तो बच्चों याद रखें, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन कॉपर के साथ होता है तो कॉपर का सल्फेट बन जाता है यानी सॉल्ट, साथ में पानी, साथ में SO2 गैस पैदा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने कहा था ऑक्साइड पैदा होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ ये वाला रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं है, मैंने इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की सूरत में बता दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि बहुत सारे बच्चे जिनको इसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई सर ने जिंक और मैग्नीशियम का तो रिएक्शन करवा दिया, तो चलो आयरन का हम खुद से करवा के देखते हैं। और वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि इसी टॉपिक के एंड के ऊपर एक टेबल है, उस टेबल के अंदर उन्होंने आपको 3 मिनरल एसिड्स के नाम और फॉर्मूले बताए हुए हैं। उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। तो मैंने 2 की मिसालें दे दी, तो बच्चे नाइट्रिक एसिड के साथ अगली मिसाल खुद बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि होना भी चाहिए। उस्ताद का काम होता है आपको चीज सिखाना, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अब बच्चे क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे यहां पे डिल्यूट फॉर्म में और उसका रिएक्शन करवा देंगे इनमें से किसी मेटल के साथ। तो बेटा याद रखिएगा, वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखिएगा, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए कि नाइट्रिक एसिड, ये जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं साथ में नाम लिख देता हूं, नाइट्रिक एसिड इस रिएक्शन के लिए मौजू नहीं है। आपने नाइट्रिक एसिड इस रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करना बच्चों। आप सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन ही आयरन के साथ करवा लो तो वो दुरुस्त होगा। आप HCl का रिएक्शन ही मैंगनीज के साथ करवा लो, वो भी दुरुस्त होगा। लेकिन चूंकि नाइट्रिक एसिड खुद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, बड़ा ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, वो उस वाले रिएक्शन में चला जाता है, पानी के साथ में ऑक्साइड बना देता है। तो बच्चों ये है आपके पास 2 खसूसियात जिनको मैंने अभी आपके सामने डिस्कस कर लिया है। सो बच्चों अभी हमने 2 रिएक्शन स्कीम्स भी पढ़ी और साथ ही साथ हमने एसिड्स की कीमियाई खसूसियात 2 जो हैं उनको तफसील के साथ पढ़ लिया। पहला अभी हम जो पढ़ कर आए हैं उसके अंदर एसिड और बेस का रिएक्शन, दूसरा एसिड और मेटल का रिएक्शन। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरी खसूसियत को पढ़ते हैं कि क्या हो अगर हम एसिड्स का रिएक्शन किसके साथ करवा दें, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। ठीक है बेटा, तो हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, एसिड्स के रिएक्शन पढ़ने लगे हैं कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ। सबसे पहले तो बच्चों इस चीज को समझिए कि ये कार्बोनेट्स क्या चीज है और बाइकार्बोनेट्स क्या चीज है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को समझिएगा, कार्बोनेट्स हों या बाइकार्बोनेट्स, पहली बात तो दिमाग में बिठाइएगा कि ये दोनों ही सॉल्ट्स हैं। तो ये हैं सॉल्ट्स, ये नमक हैं, ये सॉल्ट्स की कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या हैं, सॉल्ट्स। अब ये कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जरा देखिएगा गौर से। कार्बोनेट्स ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर
CO3-2 ग्रुप पाया जाता है। जिस सॉल्ट के अंदर भी CO3 वाला ग्रुप पाया जाएगा उसको कहा जाएगा वो कार्बोनेट है। और जाहिर है सॉल्ट के अंदर एक पार्ट इस तरह का होता है जो नॉन मेटल्स के ऊपर जिसकी बुनियाद होती है और इसके साथ जुड़ा होता है मेटल। तो जाहिर है इसको हम जोड़ेंगे मेटल के साथ। तो जिस भी सॉल्ट के अंदर आपको CO3 वाला पार्ट नजर आ जाए बच्चों, उस पार्ट को, उस सॉल्ट को आपने कहना है कि वो कार्बोनेट है। मिसाल के तौर पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बेटा जिस जिसके अंदर भी आपको CO3 वाला ग्रुप नजर आ गया, आपने समझ जाना है कि वो कार्बोनेट है। तो इनको नाम देना देखो कितना आसान है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है जी। अब आते हैं बच्चों बाइकार्बोनेट्स के ऊपर कि बाइकार्बोनेट्स कौन से सॉल्ट हैं। बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स वो हैं जिनके अंदर HCO3 पाया जाता है और इसके ऊपर चार्ज होता है -1। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर H तो हाइड्रोजन है। जी हाँ, इसीलिए बच्चों बाइकार्बोनेट्स को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो कहा जाता है। तो अगर आप किसी जगह पर बाइकार्बोनेट पढ़ें और किसी और जगह पर हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो तो बच्चों बात एक ही है, कोई फर्क ही नहीं है। याद रखिएगा बाइकार्बोनेट्स का दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब इसमें कुछ मिसालें देख लें बच्चों। NaHCO3 क्या नाम होगा बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बड़ी आसान सी बात है। इसके अलावा KHCO3 पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो ये होते हैं बाइकार्बोनेट्स। और अगर आप इसको मैग्नीशियम के साथ करना चाहें तो वो फॉर्मूला बनाना नहम क्लास में आप सीख कर आए हुए हैं कि उसमें क्या होगा, मैग्नीशियम 1 होगा और बाइकार्बोनेट के असल में 2 यूनिट्स होंगे। ये फॉर्मूला बनाना आप लोग सीख कर आए हुए हैं। तो 3 मिसालें मैंने आपको कार्बोनेट्स की दे दी हैं और 3 मैंने आपको बाइकार्बोनेट्स की दे दी हैं। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि कार्बोनेट कौन से सॉल्ट्स हैं और बाइकार्बोनेट्स कौन से सॉल्ट्स हैं। जी, तो अब देखते हैं कि अगर कार्बोनेट्स का रिएक्शन या बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ करवाया जाए तो बनेगा क्या। ठीक है जी। तो चलें मैं आपके सामने एक रिएक्शन करता हूं और फिर हम देखते हैं कि बन क्या रहा है। तो जरा गौर से देखिएगा। मैं एक कार्बोनेट इस्तेमाल कर लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर लेता हूं। तो ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है CaCO3। और बेटा इसका रिएक्शन मैं करवा देता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बहुत सारे बच्चे आप यहां पर भी सोचेंगे कि सर ये डिल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहां पर भी एसिड डिल्यूट ही इस्तेमाल करना है अगर हम ये वाला रिएक्शन करवाना चाहते हैं। ये देखें बेटा, ये रिएक्शन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हुआ और बच्चों इसके रिएक्शन से क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट। तो पहली चीज इनमें रखिएगा, सॉल्ट बन रहा है, साथ में पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस। तो अजीज तुलबा व तालिबात रिएक्शन स्कीम नोट कर लें। ये रहा कार्बोनेट, रिएक्शन किसके साथ हुआ, एसिड के साथ। मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं साथ में। ये रहा कार्बोनेट
किसके साथ रिएक्शन हुआ? एसिड के साथ। बना क्या है? सॉल्ट, पानी, और गैस कौन सी बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बेटा याद रखिएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस तरह पैदा होती है, यहाँ से इसकी निशानी क्या है? बुलबुले बनते हैं, बबल्स बनते हैं। तो फिर ये वहाँ से हमें उठती हुई नज़र आती है और साथ में साउंड आता है। जिस तरह हम कोल्ड ड्रिंक्स को शेक करते हैं तो बबल्स उठते हैं और साउंड की एक आवाज़ आती है, उसी तरह का साउंड और बबल्स यहाँ से उठते हुए भी हमें नज़र आते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन के नतीजे में पैदा होती है। बच्चों ये रिएक्शन अभी एक मसावात बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर 2 लगा दूं तो पूरी मसावात बैलेंस हो गई है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एसिड्स का रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ करवाया जाए तो क्या बनेगा, आपने कहना जी सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, यानी इस रिएक्शन के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस पैदा कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा? यही बनेगा। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड का रिएक्शन एक जैसा ही होता है। हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इस सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं? दूसरा एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे ही इनका रिएक्शन होगा तो इनके रिएक्शन से बनता है Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट नाम का सॉल्ट, साथ में बनेगा पानी, और साथ में कौन सी गैस बनेगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये इस टाइम ये मसावात हमें जो है वो बैलेंस नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। क्योंकि बेटा सोडियम 2 थे इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए। और इसके अलावा देखा जाए तो चूंकि कार्बन भी 2 हो गए हैं तो मैं कार्बन के साथ भी 2 लगाऊंगा, और हाइड्रोजन 2 यहाँ से आ रहे हैं और 2 यहाँ से आ रहे हैं, 4 हो गए, और यहाँ पे सिर्फ 2 हैं तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, तो पूरी मसावात क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो बच्चों आप देख लो, इससे भी वही चीज़ बनी, सॉल्ट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। अलबत्ता उनके अमाउंट जो बन रही है उसमें फ़र्क है, लेकिन एक ही चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो ये तीसरी रिएक्शन स्कीम भी है और तीसरी एसिड की खसूसियत भी है, जिसको आपने जहन में रखना है कि उसका जब रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो क्या बनेगा। अब आते हैं बेटा चौथी खसूसियत के ऊपर आते हैं कि एसिड्स के रिएक्शन किसके साथ? सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ। ठीक है जी। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स क्या होते हैं? तो पहली बात, जिस तरह मैंने वहां बताया कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? सॉल्ट्स। ये भी ज़हन में रखिएगा, यहां पर भी आपने ज़हन में रखना है कि सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स भी क्या हैं बच्चों? सॉल्ट्स ही हैं। ठीक है, ये भी सॉल्ट्स हैं। अच्छा जी, अब ये कौन से सॉल्ट्स हैं? सल्फाइड्स ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर ये ग्रुप पाया जाता है जिसको हम कहते हैं SO3, और इस SO3 के ऊपर चार्ज क्या आता है बच्चों? इसके ऊपर चार्ज आता है -2। जिस तरह CO3 वाला कार्बोनेट था, इसी तरह SO3 वाला सल्फाइड होगा।
बच्चों मैं यहां पर थोड़ी सी वजाहत देता चलूं कि एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फाइड, ठीक है, वो भी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे, दोनों में फर्क है। और एक होता है सल्फेट। अगर आप किसी में SO4 देखते हैं किसी मेटल के साथ लगा हुआ तो वो है सल्फेट, लेकिन अगर आप किसी के साथ SO3 देखें तो आपने उसको कहना है सल्फाइड। और अगर आप किसी के साथ सिर्फ S लगा देखें सल्फर, तो फिर आपने उसको कहना है वो सल्फाइड है। तो ये थोड़े से फर्क हैं जिनको ज़हन में रखिएगा। बहरहाल सल्फाइड्स पर आते हैं कि सल्फाइड्स क्या हैं, SO3 वाले। मिसाल के तौर पे कुछ मिसालें देख लें। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ठीक है बच्चों, और CaSO3 यानी कैल्शियम सल्फाइड। तो दो मिसालें काफ़ी हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड भी होता है, पोटेशियम सल्फाइड भी होता है। तो सल्फाइड्स काफ़ी सारे जो हैं वो मुआशरे में भी पाए जाते हैं, हम लेबॉर्ट्री में उसको बनाते हैं। तो जिसमें भी जिस कंपाउंड के अंदर जिन मरकबात के अंदर आपको SO3 किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है तो आपने उसको कहना है वो सल्फाइड है। अब आप समझ चुके होंगे बच्चों कि बाईसल्फाइड क्या होगा। जी सोचें क्या होगा बाईसल्फाइड, HSO3 और इसके ऊपर चार्ज होगा -1। तो इसकी भी मिसाल देखी जा सकती है बच्चों। इसके अंदर सोडियम की मिसाल आ सकती है NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसमें कैल्शियम की मिसाल भी आ सकती है, जो कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, वो 2 दूसरी तरफ चला जाएगा। याद कीजिए फॉर्मूला देने का तरीका, तो HSO3 के बाद 2 चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो मिसालें दे दी हैं सल्फाइड्स की और बाईसल्फाइड्स की। अब देखते हैं कि अगर एसिड्स का रिएक्शन सल्फाइड्स के साथ करवाया जाए और बाईसल्फाइड्स के साथ करवाया जाए तो क्या बनता है। बच्चों जरा ध्यान कीजिएगा, मैं यहां पे रिएक्शन सबसे पहले करवाता हूं कैल्शियम सल्फाइड का CaSO3। कैल्शियम सल्फाइड का रिएक्शन है और ये मैं करवा देता हूं HCl के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैंने डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल किया। इनका जैसे ही रिएक्शन होता है तो इनके रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट बनता है, जिसका फॉर्मूला है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड बनता है। साथ में पानी बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस खारिज हो जाती है। मिलता जुलता है ना, वहां पे सॉल्ट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने कार्बोनेट इस्तेमाल किया था। यहां पे हमने सल्फाइड इस्तेमाल किया तो सॉल्ट, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड। साबित हुआ कि आप जोन सा भी सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे उस जैसी गैस वहां पे बन जाएगी। कार्बोनेट इस्तेमाल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड इस्तेमाल किया तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले देखते हैं कि बना क्या। तो ये था सल्फाइड। सल्फाइड का रिएक्शन किसके साथ करवाया, एसिड के साथ। बनने वाली चीजों में क्या है, सॉल्ट, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये है एक पोल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है। बच्चों ये मसावात अभी बैलेंस नहीं है। सब बच्चों को नजर आ रहा है कि क्लोरीन 2 एटम्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो अगर मैं इसके साथ 2 लगा दूं तो नजर आता है कि पूरी जो मसावात है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर अगर बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, तो यही बनेगा जैसे बाइकार्बोनेट के साथ वही चीजें बनी जो कार्बोनेट से बन रही थी, हूबहू इसी तरह बाईसल्फाइड के साथ वही चीजें बनेंगी जो सल्फाइड के साथ बन रही हैं। मिसाल के तौर पर हम यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 और इसका रिएक्शन करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।
तो बेटा जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने डिल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल किया है उसके साथ इसका रिएक्शन होगा, तो यहां से सॉल्ट बनेगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4, साथ में बनेगा पानी और साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो यहां से खारिज हो जाएगी। तो बच्चों वही चीज बनेगी, यानी सॉल्ट जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड इस्तेमाल किया था तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो इस तरह आपको नजर आएगा कि चीजें वही बनेंगी जो चीजें किसके, सल्फाइड के रिएक्शन के साथ बनती हैं। मसावात को बैलेंस कर लेते हैं, तो चूंकि सोडियम यहाँ पे 2 है तो अगर इसके साथ हम 2 लगा दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसको करके आए हैं कि फिर 2 ही पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे और 2 ही किसके होंगे, SO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बच्चों ये है चौथा रिएक्शन या चौथी कीमियाई खसूसियात एसिड्स की, और उसमें हमने देख लिया कि सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन हो तो फिर क्या बनेगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को फिल वक्त आपके सामने ज़रा कॉन्क्लूड करता हूँ, फिर 5वीं के ऊपर आखिरी प्रॉपर्टी पर आता हूँ। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है। बच्चों अब आते हैं 5वीं और आखिरी कीमियाई खसूसियत के ऊपर, और वो है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको फर्क बताना चाह रहा था ना, एसिड्स और सल्फाइड का रिएक्शन। ठीक है जी, तो यहां पे अब सल्फाइड आ गया, सल्फाइड नहीं सल्फाइड आ गया, कि अगर हमारे पास एसिड हो और उस एसिड का रिएक्शन हम किसी सल्फाइड के साथ करवा दें। अब यहां पर आके बच्चे सोचते हैं, वो कहते हैं सर ये सल्फाइड है क्या। तो बच्चों याद रखिएगा, सल्फाइड का मतलब क्या है कि जब कोई चीज सल्फर के साथ जुड़ जाए, सिर्फ एक और चीज होगी साथ में सल्फर होगा। जैसे ऑक्साइड सोचें, ऑक्साइड में क्या है, कोई एक चीज ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई। ठीक है, इसी तरह सल्फाइड कैसे बनता है, कोई और चीज सल्फर के साथ जुड़ गई। लेकिन बच्चों यहां पर एक बात ज़हन में रखनी है आपने, कि हम जिस रिएक्शन की यहां बात कर रहे हैं ना, उसका नाम है मेटल सल्फाइड। हम असल में मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये आपने क्या बात बता दी है। तो बेटा याद रखें, मैंने अभी आपको क्या बताया, सल्फाइड कैसे बनेगा, जब एक एलिमेंट सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। उस एलिमेंट को भी तो देखें ना, वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर वो मेटल है तो फिर वो मेटल सल्फाइड बनाएगा, और अगर वो नॉन मेटल है तो फिर वो नॉन मेटल सल्फाइड बनाएगा। ठीक हो गया, जैसे ऑक्साइड की आपने बात की है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन यानी नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड बना हुआ है, और सोडियम ऑक्साइड का मतलब क्या है, मेटल का ऑक्साइड। इसी तरह सल्फाइड भी मेटल का होता है या किसका होता है, नॉन मेटल का होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम मेटल सल्फाइड की मिसाल दे रहे हैं, नॉन मेटल सल्फाइड की मिसाल नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ये कह के कि जनाब नॉन मेटल सल्फाइड का रिएक्शन करो। तो नॉन मेटल सल्फाइड के अंदर पहली बात तो आप जरा मिसाल ज़हन में ले आए कि नॉन मेटल सल्फाइड में मिसाल किसकी है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है, ये अभी से दिमाग में रखिएगा। तो जो रिएक्शन अब हम करने लगे हैं ना, वो इसके साथ नहीं होगा बच्चों। तो ये आपके कोर्स से चूंकि काफ़ी बाहर है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मेरा मकसद था आपका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पे डलवाना कि मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाना है, नॉन मेटल सल्फाइड के साथ नहीं करवाना। तो देखते हैं कि मेटल सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के नतीजे में बनता क्या है। तो बेटा मैं आपके सामने बच्चों मैं रिएक्शन करवाता हूँ आयरन सल्फाइड का। आयरन क्या है, मेटल, और सल्फर साथ लगा हुआ है तो मेटल सल्फाइड। बच्चों जैसे ही हम इसका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो याद रखिएगा इस रिएक्शन के नतीजे में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बनता है, जो कि एक सॉल्ट है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर आप अभी आयरन कह रहे थे, अभी आपने फेरस कह दिया। तो बेटा आयरन और फेरस एक ही बात है।
आयरन जब +2 का चार्ज शो करे, जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, तो आपने कहना है वो फेरस है। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 हो तो फिर उसका नाम होता है फेरिक। तो चूंकि यहां पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए ये फेरस है। और बच्चों याद रखिएगा, यहां से एक गैस बनती है जिसका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप देखिए, जब आपने एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड के साथ करवाया, तो ये रहा आपका मेटल सल्फाइड और ये रहा एसिड। तो इसके नतीजे में बना क्या? सॉल्ट, नमक बन गया, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्म में पैदा हो गया। तो बच्चों ये है इसकी आपके लिए पांचवी रिएक्शन स्कीम और एसिड्स के एतबार से पांचवी कीमियाई खसूसियत कि जब कभी भी एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड के साथ करवाया जाएगा तो एक सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस वहां से खारिज हो जाएगी। और बच्चों याद रखो, अगर आप यहां पे किसी को चेंज करके इस्तेमाल करना चाहें तो मेरी तरफ से आपको बिल्कुल इजाजत है। FeS की जगह आप MgS मैग्नीशियम सल्फाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका रिएक्शन H2SO4 की बजाय HCl के साथ करवा सकते हैं, तो स्कीम फिर भी आपको फॉलो होती हुई नजर आएगी। सो बच्चों ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने एसिड्स की कीमियाई खसूसियात को बड़ी ही तफसील के साथ पढ़ा है। अपनी किताब में मौजूद तमाम रिएक्शंस को अच्छे तरीके से कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस करें और जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है उसको किताब के ऊपर ज़रूर लिख लीजिएगा। जी, तो मेरे बच्चों ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ख़ास पढ़े हैं, कीमियाई ख़ास पढ़े हैं एसिड्स के, और हमने देखा कि एसिड्स को इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्ट्स भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं, हत्ता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जितने अच्छे अंदाज से, मज़ेदार अंदाज से मैंने समझाया, आप समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।